Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 7th and we are doing chapter 8 winds, storms and cyclones. पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और इसमें हमने एयर प्रेशर के बारे में जाना, जिससे एयर कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती है इसकी जानकारी हमने ली। इसके अलावा जो हमने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू इस चैप्टर को समझा था, आज हम इसी के आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज की हेडिंग है हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर के बारे में समझेंगे। ये हम एक्टिविटी 2 को ही इंक्लूड करते हुए समझेंगे। जैसा कि आपने देखा, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर, वैसे तो ये एम्प्टी है लेकिन इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, और जब इस टेस्ट ट्यूब को बॉइलिंग वाटर या वार्म वाटर में हमने डिप किया तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रेजेंट एयर थी वो धीरे धीरे लाइटर होकर ऊपर की तरफ एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है, और इसी के कारण जो इसके माउथ पर बैलून बंधा हुआ था वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो हवा है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हवा प्रेजेंट थी उसका मास तो सेम है, लेकिन उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि वो एक्सपैंड हो रही है, और एक्सपैंड होकर इस बैलून के सरफेस को भी एक्सपैंड कर रही है, उसको इन्फ्लेट कर रही है, उसको बढ़ा रही है। यानी बैलून जो है वो हवा के द्वारा फूल रहा है, और वो किस कारण से है? क्योंकि जो हवा इसके अंदर पहुंची है वो गर्म होने के कारण ऊपर उठी और इस बैलून के अंदर चली गई, इसके कारण ही जो बैलून है वो फूल गया। तो जब when the air expands in the balloon its mass remains the same but volume increases। तो यही मैंने अभी आपको समझाया कि जो टेस्ट ट्यूब होती है उसके अंदर जो हवा होती है उसका मास तो वही रहता है, लेकिन उसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाती है, और वो इसलिए क्योंकि गर्म होकर वो हवा जो है एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। और साइंस की लैंग्वेज में जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है हैवियर और लाइटर ऑब्जेक्ट का, वो इस तरह से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे देखिए, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द हैवियर एंड लाइटर ऑब्जेक्ट व्हेन मासेस आर द सेम वी यूज़ द टर्म डेंसिटी। यानी कि डेंसिटी क्या चीज़ है? डेंसिटी, डेंसर, या आपने वर्ड सुना होगा डेंस यानी घना, और डेंसिटी यानी घनत्व। तो डेंसिटी क्या है बेटा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि एक गिवन जो सब्सटेंस होता है उसमें गिवन वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट करता है वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। आया समझ? यानी फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक सब्सटेंस के गिवन वॉल्यूम में कितना मास एग्जिस्ट करता है वो उसकी डेंसिटी कहलाता है। So when the volume of air increases in the mass and the mass remains the same, the density of air decreases। यानी कि जब एयर का मास सेम रहता है लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होती है, और जस्ट इसके अपोजिट यदि एयर का मास सेम है लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स, हॉट एयर इज़ लाइटर यानी लोअर डेंसिटी। जो गर्म हवा होती है वो लो डेंसिटी की होती है एज़ कंपेयर टू द कोल्ड एयर। कोल्ड एयर जो होती है उसमें हायर डेंसिटी होती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। सो हॉट एयर राइजेज अपवर्ड्स। इसी कारण से जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होने के वजह से ऊपर की तरफ उठकर स्प्रेड हो जाती है, एक्सपैंड होती है। अ लो प्रेशर एरिया इज़ क्रिएटेड एट द रीजन फ्रॉम वेयर द एयर राइजेस। यानी जहाँ से भी गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो उसकी प्लेस पे नीचे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और उसी के कारण जो सराउंडिंग कोल्ड एयर होती है
वो उसकी जगह लेने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। कन्वर्सली यू कैन से कोल्ड एयर इज़ हैवियर देन हॉट एयर, और ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कोल्ड एयर होती है वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है, घनी होती है, एज कंपेयर टू द हॉट एयर। At a high pressure is created in the region where the air sinks, और जहाँ से भी जो ठंडी हवा है वो आती है तो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। तो आपको ये याद रखना है कि जहाँ से गर्म हवा उठती है तो उसके नीचे हमेशा लो प्रेशर क्रिएट होता है, और जहाँ से ठंडी हवा आती है वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इस एक्टिविटी को समझाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं, यानी कि एक्टिविटी 3, जिसमें हमें क्या शो करना है कि हॉट एयर जो है वो लाइटर देन कोल्ड एयर है। इसके लिए हम एक स्टिक में 2 पेपर बैग्स को बांधेंगे और दोनों पेपर बैग्स सेम साइज़ के और सेम मास के होंगे, और इनको एक थ्रेड से हम टाई करके एक तराजू की तरह रिप्रेजेंट करेंगे। एक बैग के नीचे हम एक कैंडल को लगा देंगे। इससे क्या है, कैंडल जो है उसकी गर्म हवा एक एयर बैग जो पेपर बैग है उसके अंदर जाती रहेगी, और दूसरा विदाउट कैंडल हम रखेंगे। तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है, जिसमें कैंडल की हॉट एयर जा रही है जो कि नीचे से ओपन है। ये पेपर बैग दोनों नीचे से ओपन है, और एक के नीचे जिसमें कैंडल लगी हुई है उसकी हॉट एयर जब इस पेपर बैग के अंदर स्प्रेड होती है तो ये हल्का हो जाता है, और जबकि दूसरी जगह जहाँ कैंडल नहीं है वो नीचे की तरफ झुक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कैंडल की गर्म हवा है वो इस पेपर बैग के अंदर फिल हो जाती है, जिसके कारण ये हल्का हो जाता है, और दूसरा जो कि सेम मास का होता है वो नीचे की तरफ झुक जाता है क्योंकि उसमें कोल्ड एयर होती है। आया समझ में? तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करता है कि यदि 2 पेपर बैग्स सेम मास के सेम साइज़ के होते हुए भी उनकी वॉल्यूम डिफरेंट हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हॉट एयर एंड कोल्ड एयर, तो उनकी जो डेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। इसी कारण से जैसे कि आप तराजू में देखते हो, कोई हल्की चीज़ होगी वो ऊपर उठ जाती है और भारी चीज़ नीचे की तरफ झुक जाती है। तो इस एक्टिविटी में हम ये कंक्लूजन लगाते हैं कि हॉट एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर। तो जैसा कि यदि हम ड्राई लीव्स और ग्रासेस या पेपर्स के ढेर को जलाते हैं तो उसमें से उठने वाला धुआं जो है वो ऊपर की तरफ उठता हुआ नज़र आता है, क्योंकि जो गर्म हवा है आग जलने के कारण वो उस धुएं को ऊपर की तरफ उठा के ले जाती है। ऐसा ही यदि एक बैलून के अंदर हवा भर दी जाती है, हॉट एयर बैलून जो होता है, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े बैलून्स होते हैं, उनके अंदर नीचे आग जलाई जाती है जिसके कारण वो ऊपर की तरफ उठ सकता है इजीली, क्योंकि जो हवा है गर्म होकर उसके प्रेशर से वो बैलून ऊपर ऊंचाई तक चला जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो रीज़न है वो है हॉट एयर फिल्ड इन दैम इज़ लाइटर एंड लेस डेंस। जो आग जलने के कारण उसके अंदर हवा जा रही है वो लेस डेंस होती है, हल्की होती है, और इसी कारण से सराउंडिंग की कोल्ड एयर जो होती है उसके अपोजिट लाइटर एयर ऊपर की तरफ राइज होती जाती है। ऐसा ही रेफ्रिजरेटर में आप देखते हैं कि जो फ्रीज़र होता है जहाँ पर बर्फ़ जमती है वो ऊपर की तरफ लोकेटेड होता है एट द टॉप। वो इसलिए क्योंकि जब नीचे से गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो वो ऊपर फ्रीजर से टकराकर कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है और वापस नीचे की तरफ आ जाती है। और ऐसे ही
प्रोसीजर बार बार होने की वजह से ये पूरे फ्रिज को ठंडा रखती है और ये जो प्रोसेस है जिसके द्वारा गर्म हवा उठकर वापस ठंडी होकर अपनी जगह पर आ जाती है और बाकी चीज़ों को भी ठंडा रखती है, इसको क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट्स। और इसी के आधार पर जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो काम करते हैं और ठंडे रहते हैं। तो ये जो अभी हमने समझा उसके आधार पर हम ये MCQs सॉल्व करते हैं। इट इज़ डैश टू राइड अ बाइसिकल इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ईजियर, डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट या नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है क्या ये आसान है? मतलब फिलअप आपने फिल करना है जिसमें पूछा गया है यदि हम साइकिल को विंड के अपोजिट डायरेक्शन में राइड करते हैं तो उसे चलाना आसान होता है या डिफ़िकल्ट होता है? ये आप इनको फिल करके मुझे बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन में है एयर एक्सपैंड्स ऑन डैश। एयर कब एक्सपैंड होती है? कूलिंग के द्वारा, हीटिंग के द्वारा या प्रोसेसिंग या होल्डिंग के द्वारा? तो ये आपको आंसर फिल करके मुझे बताना है। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। यानी कि जो हाई स्पीड विंड होती है, बहुत तेज़ी से बहने वाली हवा होती है, वो हमेशा रिड्यूस्ड एयर प्रेशर के साथ होती है। यानी जहाँ भी तेज़ हवा चलती है वहाँ एक रिड्यूस्ड एयर प्रेशर प्रेजेंट होता है। जैसा कि हम बहती हवा को विंड कहते हैं, यानी मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। इट हैज़ बीन फाउंड दैट फास्ट ब्लोइंग विंड क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इन टू एक्सप्लेन द फास्ट ब्लोइंग विंड क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो और रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इसके लिए हम ये एक एक्टिविटी करेंगे। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आप देखिए, जैसे कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। इसमें जब हम खड़े हैं नॉर्मल कंडीशन में तो हमारे चारों तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर अप्लाइड होता है, जबकि हमारे बेस से पैरों की तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसके कारण हम खड़े रहते हैं। और यदि बहुत तेज़ गति से बहुत तेज़ हवा बह रही है तो हम इस हवा के द्वारा एक साइड का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये बहती हवा जो है उस एयर प्रेशर को रिमूव कर देती है, जिसके कारण हम पीछे की तरफ धकेले जाएंगे। और यदि हमारा प्रेशर ज़्यादा है विंड से तो हम आगे की तरफ पुश हो जाएंगे। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर सब्सटेंस के क्रिएशन में। बेटा ये जो एक्टिविटी है 4, इसमें ये शो किया जा रहा है दैट हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। यानी कि जब एक हाई स्पीड विंड चलती है तो वो प्रेजेंट एयर प्रेशर को रिड्यूस कर देती है। तो इसको हम समझने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसे आप घर पे भी कर सकते हैं। आप एक स्टिक पर 2 सेम साइज़ के बैलून्स को टाई करो और टाई करने के बाद एक कमरे में जहाँ पर हवा नहीं चल रही है वहाँ उसको रख कर, एक थोड़ी सी ऊंचाई वाली जगह पर रख कर आप उनके बीच में यदि फूंक मारते हो तो आप देखोगे कि दोनों बैलून दूर जाने के बजाय क्लोज आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनके चारों तरफ मौजूद था एयर प्रेशर, वो बाकी तरफ से तो प्रेशर लग रहा है, यानी कि यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और आप बीच में इसके फूंक मार रहे हो तो बीच का प्रेशर आपने रिमूव कर दिया। और जैसे ही यहाँ का प्रेशर रिमूव होता है बाहर का प्रेशर दोनों तरफ का वो इन बैलून्स को अंदर की तरफ धकेलता है, जिसके कारण ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? फिर से बता रही हूँ कि जब ये सिमिलर साइज़ के बैलून्स आपने एक डंडी पर बांधे और एक पोजीशन पर रखने के बाद इनको आप इनके बीच में यदि आप फूंक मारते हो बहुत तेज़ी से
तो ये दोनों बैलून्स दूर जाने के बजाय एक दूसरे के क्लोज़र आ जाते हैं, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनके बाहर से अंदर की तरफ धकेल रहा होता है वो आपके फूंक मारने के कारण बीच के प्रेशर को रिमूव कर देता है और बाहरी प्रेशर इन दोनों बैलून्स को अंदर धकेल देता है। और यही कारण है कि यहाँ का एयर प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है और बाहरी एयर प्रेशर इंक्रीज़ होकर इनको अंदर धकेल देता है। तो बेटा आज की जो वीडियो है हम इसी टॉपिक के साथ ख़त्म करते हैं। आपके लिए एक यहाँ पर 2 एक्टिविटीज़ मैं दे रही हूँ, एक्टिविटी 5 एंड एक्टिविटी 6, जो आपने खुद करके देखनी है और अपनी ऑब्ज़र्वेशन रिकॉर्ड करनी है। क्लियर? तो आप ये दोनों ऑब्ज़र्वेशन खुद फील करके लिखेंगे और ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप अपनी लाइव क्लास में या व्हाट्सएप पे लिखकर भेज सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।